एवरीवन, पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, एक एक करके उस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और काफ़ी सारा थ्योरी सेगमेंट्स को भी कवर करेंगे, जिससे आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से गलत ना हो। ठीक है, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। इसके लिए हमने 1993 में एक एक्ट पास किया था और उसी एक्ट के ज़रिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया है। तो यहाँ से इतनी कहानी तो आपको दिमाग में इतने दिनों में क्लियर हो गई होगी कि एक स्टैच्यूरी बॉडी है। कैसी बॉडी हो जाएगी? एक स्टैच्यूरी बॉडी हो जाएगी, क्योंकि किसी एक्ट के ज़रिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया है। अब थोड़ा सा हम इसकी कहानी पे नज़र डालेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय यूएनओ। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जा रहा है कि किस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया। सो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को 1948 में आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया। यही रीज़न है कि 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बन जाता है कि ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर को ही 1948 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट करने की बात की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपको पता चल गया कि ह्यूमन राइट डे हम 10 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। कुछ बातें करते हैं किस तरीके से ह्यूमन राइट कमीशन का एवोल्यूशन हुआ। सबसे पहली बात होती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको 10 दिसंबर को 1948 में अडॉप्ट किया गया था। इसलिए 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। 91 की इस डिक्लेरेशन के बाद ही 1993 में भारत ने जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। बात क्लियर हुई? तो फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन को जो है वो अडॉप्ट किया गया 10 दिसंबर 1948 को। ये तो अडॉप्शन हो गया, लेकिन इसके बाद जब पहली कॉन्फ्रेंस होती है 1991 में, उसके बाद ही सभी देशों को कहा जाता है कि आप इसे अडॉप्ट करो, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करो, पार्टिसिपेट करो और अपने राज्यों में, अपने देशों में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाओ। उसके बाद ही भारत में ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया। ठीक है, तो आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो 10 दिसंबर 1948 को आपने रिवोल्यूशन को अडॉप्ट किया और 1991 में पहली कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुई। इसके अलावा 1993 में आपने अपने देश में ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया। क्लियर हो गया? चलो अगली बात करते हैं। हु अडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो किसने इसे अडॉप्ट किया था? आंसर हो जाएगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूएनओ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएनओ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूएनओ ने अडॉप्ट किया था। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको 1945 में फॉर्म किया गया था। अगला है, व्हेन डिड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1993 में बनाया गया था। हाँ, डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप याद रखेंगे कि 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसका जो सेक्शन है 3, या फिर आप कह सकते हो इसकी जो धारा नंबर 3 है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की धारा नंबर 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार का काम होगा कि वो एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाए। सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत हमने 12 अक्टूबर को 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। हाँ, अगर केंद्र सरकार अलाउ करे, केंद्र सरकार के अप्रूवल से किसी दूसरी प्लेसेस पे भी ऑफिस को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्लियर? क्या बातें क्लियर हो गई कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के सेक्शन 3 के अंतर्गत हमने अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर 1993 को बनाया है, इसलिए यह एक स्टैच्यूरी बॉडी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन इज गारंटी इन इंडिया।
तो शिक्षा का अधिकार सभी का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकारें जो है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगी। तो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A में है। कहाँ है? आर्टिकल नंबर 21A में है। तो यहाँ से निकल के आता है आपका एक क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा मैं आपको बताती हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको एक टास्क भी मिलेगा, तो उस टास्क का आंसर और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि 21A आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, क्योंकि 21A लिखा है तो 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में किस नंबर का अमेंडमेंट करके हमने ऐड किया है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो अभी वर्तमान में कौन चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? तो पहले हमारे जो हेड थे वो HL दत्तू थे, लेकिन HL दत्तू जी का टेन्योर 2020 में ख़त्म हो गया और टेन्योर ख़त्म होने के बाद 11वें नंबर के नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्र, जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अगर हम फर्स्ट चेयरमैन की बात करते हैं तो रंगनाथ मिश्र, अभी भी मिश्र तब भी मिश्र। ठीक है, तो रंगनाथ मिश्र जो हैं वो पहले चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे, तो ये पहले हो गए और ये 11th हो गए, साथ ही साथ करंट चेयरमैन भी हो गए। किसे रिप्लेस किया है इन्होंने? HL दत्तू को रिप्लेस किया है। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो कौन सा व्यक्ति है जो चेयरमैन रह सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? तो एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे। साथ ही साथ हमने क्या किया 2019 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक्ट है ना उसमें अमेंडमेंट कर दिया, उसमें हमने संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। और अमेंडमेंट करके हमने क्या किया वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले केवल और केवल यही प्रोविज़न था कि कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे जोड़ दिया और एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कोई जज है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी काम कर रहा है वो भी चेयरमैन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ये बात हमने 2019 में संशोधन करके जोड़ी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को आप चेयरमैन बनाना चाहते हो तो उस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से आपको कंसल्ट करना होगा। बात समझ में आई? तो कौन से व्यक्ति हैं जो चेयरमैन बन सकते हैं? तो एनी रिटायर्ड सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो आपके चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को चेयरमैन बनाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मतलब उस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के साथ कंसल्ट करना जरूरी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? तो चेयरमैन और बाकी सारी जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा हमारे मानव अधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लेकिन आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि प्रेसिडेंट अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम करेगा। बात क्लियर हो गई? तो चेयरमैन और दूसरे मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेगा? तो एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा? तो कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे। सबसे पहली बात, उस कमेटी का जो हेड होगा ना वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी। अब आपको पता है हमारे पास दो हाउसेज हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा का अपोजिशन का लीडर और राज्यसभा का अपोजिशन का लीडर इसमें शामिल होगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। याद रखेंगे, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का इस कमेटी में शामिल होगा। कौन कौन से पर्सन हो गए? पहले हो गए आपका प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होगा। प्राइम मिनिस्टर के बाद लोकसभा का अपोजिशन लीडर, राज्यसभा का अपोजिशन का लीडर, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। इसके अलावा
हमारी होम मिनिस्ट्री जो है ना, उसका कोई मिनिस्टर, इतने व्यक्ति इस कमेटी में शामिल होंगे और ये कमेटी रिकमेंड करेगी किसी पर्सन का नाम और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो चेयरमैन और मेंबर के रूप में अपॉइंट करेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। पिक्चर क्लियर हो गई है? ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? तो देखो, कंपोजिशन में एक तो चेयरमैन होगा, एक तो आपके चेयरमैन होंगे। चेयरमैन कौन होगा? जो रिटायर्ड सीजेआई होगा या फिर कोई और जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ साथ 4 मेंबर होंगे, सॉरी 5 मेंबर होंगे, 4 नहीं 5। चेयरमैन के साथ साथ 5 यहाँ पर मेंबर होंगे। 5 में से एक मेंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ठीक है, 1 मेंबर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। दूसरा जो मेंबर होगा वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, जो 3 मेंबर्स होंगे वो ऐसे मेंबर होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज हो या ऐसी कोई कैंपेन रन कर रहे हो और इनके प्रोटेक्शन या राइट्स के बारे में अवेयरनेस रखते हो, जानते हो। लेकिन इन 3 में से एक पर्सन जो है वो महिला होगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से एक चेयरमैन और 5 मेंबर होंगे हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। क्लियर है? तो पहले चेयरमैन होगा, चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर एक मेंबर होगा जो कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर दूसरा मेंबर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। तीनों जो मेंबर होंगे है ना, जो कि जानते होंगे आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में, और उनमें से भी एक व्यक्ति आपकी महिला होगी। इस तरीके से कंपोजिशन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। क्लियर? तो एक पर्सन और 5 मेंबर। 5 मेंबर के अलावा 7 आपके एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। ठीक है, 7 आपके एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। वो कौन है 7 लोग? वो ये हैं: चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मामले के जो अल्पसंख्यक जो हमारा कमीशन है ना, उसके जो चेयरमैन है वो। फिर चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल संरक्षण अधिनियम आयोग जो है उसके चेयरमैन, और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये सभी एक्स ऑफिसो मेंबर्स जो होंगे, या डीम मेंबर भी बोल सकते हैं आप, ये 7 एक्स ऑफिसो मेंबर आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होंगे। तो कंपोजिशन में आपने क्या क्या देख लिया? एक चेयरमैन हो गया, 5 मेंबर हो गए और 7 एक्स ऑफिसो मेंबर यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्रेटरी जनरल हो गए, क्योंकि आपको पता है कि बाकी सारी चीज़ों के लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मतलब सारी जो गतिविधियां हैं, सारी जो एक्टिविटी हैं, आपको जो भी डेटा तैयार करना है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने, उसके लिए आपको एक सेक्रेटरी जनरल की ज़रूरत होगी जो ये सारी पावर्स को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, सारे ऑफिस को संभालने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार मिश्र है। 5 मेंबर होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अभी 3 मेंबर काम कर रहे हैं, जस्टिस महेश मित्तल कुमार, ध्यानेश्वर जी और श्री राजीव जैन। तो ये आपके 3 मेंबर हो गए। उसके अलावा ये एक्स ऑफिसो मेंबर है, जैसे किकवाल सिंह लालपुरा जी, आपको पता है चेयरमैन है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। फिर आपके श्री विजय संपला, ये आपको चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। श्री हर्ष चौहान चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। रेखा शर्मा, अभी हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन संभालती हैं। प्रियंक कानूगो, ये चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। तो इस तरीके से 7 एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा, 5 मेंबर होंगे और एक सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी जो है वो कंपोजिशन का हिस्सा नहीं है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जैसे कि मैंने कहा, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कमेटी की रिकमेंडेशन से अपॉइंट करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब चेयरमैन और मेंबर, अपना रेजिग्नेशन या इस्तीफा देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है, और इन्हें हटाना हो तो भी वो राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हें मिसबिहेव के आधार पर हटा रहे हैं, अपनी काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उस आधार पर हटा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कमेटी बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और उस जांच की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट इनको हटाएंगे। क्या क्या समझ लिया आपने? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे, राष्ट्रपति इनको हटाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीजें। अगली बात, इनके टेन्योर के ऊपर। पहले इनका टेन्योर 5 साल और 70 ईयर्स होता था, जो भी पहले हो जाए। पहले टेन्योर क्या हुआ करता था? 5 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स।
जो भी पहले हो जाए, पहले ये टेन्योर हुआ करता था। लेकिन हमने 2019 में अमेंडमेंट किया, जैसे कि मैंने बताया 2019 में हमने संशोधन किया और इसमें चेंजेस किए, और चेंजेस से हमने इनका जो टेन्योर है वो 3 साल और 70 साल कर दिया, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पुरानी किसी बुक को, जो पुराना एडिशन है 2019 के पहले का एडिशन है, वहाँ पर पढ़ोगे तो 5 साल और 70 साल दिया होगा, और कई सारे टीचर्स ने भी हो सकता है आपको पढ़ाया हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी 2019 के अमेंडमेंट के आधार पर इस कमीशन को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल 3 साल या फिर 70 साल हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अपडेट होके पढ़िएगा। अगर आप किसी बुक का यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैंने गलत पढ़ा दिया। तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होल्ड ऑफिस अ टर्म ऑफ 3 years और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 70 years। जैसे कि मैंने कहा कि पहले 5 साल और 70 साल होता था, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जो है उसमें हमने 2019 में अमेंडमेंट किया, उसके बाद ये चेंजेस हुए हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि 1993 में ये एक्ट आया था, इस एक्ट में पहली बार अमेंडमेंट 2006 में हुआ था और फिर अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल, इनको हटाए जाने की प्रोसीजर। तो जैसे कि मैंने लिखा इस एक्ट में ऑलरेडी मेंशन है, इनको हटाए जाने की प्रोसीजर राष्ट्रपति इन्हें हटाएगा। मिसबिहेव या इनकैपेसिटी के आधार पर इनको हटाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन या रेफरेंस लगेगा। अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर होते हैं, या फिर अपने कामों का दुरुपयोग करते हैं, या फिर अनसाउंड माइंड होते हैं, पागल होते हैं, दिवालिया बैंक करप्ट होते हैं, या फिर इन्हें जेल हो जाती है और प्रेसिडेंट को लगता है कि इनके द्वारा जो काम किया गया है ना वो मॉरली सही नहीं है। जैसे किसी का फॉर एग्जांपल रेप कर दिया है तो मॉरली सही नहीं है, जिसके कारण ये जेल गए हैं। तो उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति रिमूव कर सकते हैं मेंबर और चेयरमैन हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। अगर मान लेते हैं कि चेयरमैन था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उसने इस्तीफा दे दिया है, वो बीमार हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, कोई भी रीज़न हो, तो उस केस में राष्ट्रपति किसी भी मेंबर को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं जब तक कि नया अपॉइंटमेंट नहीं होता। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। The member and chairman of National Human Rights Commission are appointed by the recommendation of committee that consist। तो वो कमेटी में कौन कौन होगा, जैसे कि मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर या उसका कोई मिनिस्टर होगा, अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, अपोजिशन लीडर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कमेटी को याद रखना है, इस कमेटी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NHRC कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड। तो NHRC में एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, क्योंकि आप गूगल भी करेंगे ना तो अलग अलग कहीं 3 व्यक्ति लिखा है, कहीं 4 व्यक्ति लिखा है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे लिखा है कंपोजिशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 5 फुल टाइम मेंबर एंड 7 डीम्ड मेंबर। ठीक है ना, 7 एक्स ऑफिसो मेंबर है, 5 फुल टाइम मेंबर और एक बेचारा चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है इसकी स्थापना, इसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, 12 अक्टूबर को 1993 में हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। अगले बात है, अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ये कमीशन के पास राइट है कल्पिट को पनिश करने का। तो देखिए इनके पास सिविल राइट्स होते हैं लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता, ये पनिशमेंट नहीं दे सकता, अपनी जांच कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जेल में और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जांच कमेटी बिठा सकता है, रिसर्च कर सकता है ह्यूमन राइट्स पे, लेकिन दंड नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द ये मतलब ये सही है कि यहाँ पे कोई राइट नहीं है कल्पिट को पनिश करने का, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये बात तो कतई गलत है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट है, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या और स्टेट गवर्नमेंट को देता है। मान लेते हैं कि
किसी स्टेट से रिलेटेड किसी मुद्दे पे अगर रिसर्च चल रही है, जांच चल रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट दी जाती है, मगर इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी जाती है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी कहानी एकदम सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है जो कि ह्यूमन राइट के वायलेशन पे है और केस कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस पर इंटरफेरेंस कर सकता है, बिल्कुल हाँ कर सकता है। कोई व्यक्ति जेल में है तो उसके ह्यूमन राइट्स पे काम कर सकता है, बिल्कुल सही है। रिसर्च करेगा ह्यूमन राइट पे, ये बात भी सही है। लेकिन कोई भी इकोनॉमिक कंपनसेशन विक्टिम को नहीं देगा कि कोई व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हमने 1 करोड़ का चेक पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक कंपनसेशन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी सारा सब कुछ मामला सेट है, ठीक है। नेक्स्ट है Who among the following is not included in the committee constituted by the appointment of chairman of National Human Rights Commission। अब जो कमेटी बन रही थी ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, उनमें कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है। तो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है लेकिन कमेटी का मेंबर नहीं होता, और कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन ए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो दिल्ली में है। क्या इसको शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से इसको ऑफिस को चेंज किया जा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, और एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट है जो मल्टीपल काम को करता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अभी हमने सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन देख लिया जिसमें 1 चेयरमैन थे, 5 मेंबर थे और 7 एक्स ऑफिसो मेंबर थे। अब यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ये 3 मेंबर की बॉडी होती है। कितने मेंबर की बॉडी होती है ये, इसकी स्ट्रेंथ 3 की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम सेंट्रल की बात कर रहे थे, अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो 1995 में बना था। उसका ऑफिस जो है वो भोपाल में है और ऑफिस का नाम पर्यावास भवन है। हम सब बराबर बराबर हमारे अधिकार, ये उसका टैगलाइन है, हम सब बराबर बराबर हमारे अधिकार। ये एमपी का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में मैंने चर्चा कर ली, ठीक है ना। तो आपके राज्य में भी होगा, तो अपने राज्य की चर्चा आप हमको कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो यहाँ पे 3 की स्ट्रेंथ होती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अगर हम धारा या फिर सेक्शन नंबर 21 की बात करें, जैसे वहां पर हमने सेक्शन 3 की बात की थी, यहाँ पे हम सेक्शन 21 या धारा 21 की बात करते हैं, तो हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से अपने राज्य में भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 दूसरे मेंबर होते हैं। चेयरमैन कौन होता है, तो जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट का कोई जज हो तो वो चेयरमैन बन सकता है। द चेयरमैन शैल बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट जज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। मेंबर कौन होगा, तो रिटायर हाई कोर्ट का जज है या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है या इसको 7 साल का अनुभव हो, 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ह्यूमन राइट में एक्सपीरियंस रखता हो, तो वो व्यक्ति मेंबर बन सकता है। तो यहाँ पे 3 मेंबर की बॉडी है, एक चेयरमैन है और 2 मेंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन चेयरमैन को और मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम यहाँ पर गवर्नर करते हैं। उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना, तो गवर्नर इन्हें अपॉइंट करने का काम करते हैं। अगेन अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनती है और उस कमेटी की सिफारिश पे, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नर इन्हें अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो कमेटी में कौन कौन होता है, तो कमेटी के जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। उसके बाद स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कमेटी बनती है और उस कमेटी की रिकमेंडेशन से, अगर हाँ अपोजिशन लीडर होता है लोकसभा का, कौन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ विधानसभा बोलेंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपोजिशन लीडर ऑफ विधानसभा है, और अगर आपके राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का अपोजिशन लीडर भी शामिल होगा, अगर है, क्योंकि सिर्फ 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको उतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो सीएम, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अपोजिशन लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
और अगर आपकी विधान परिषद है तो उसका अपोजिशन लीडर। इस तरीके से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन से गवर्नर चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करते हैं। अगर इन चेयरमैन और मेंबर को इस्तीफा देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो भी वो गवर्नर को देंगे। लेकिन अगर इनको हटाना है तो गवर्नर ने अपॉइंट करके वो फ्री हो गया, फुर्सत पा ली। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन अपॉइंट करने का काम और रेजिग्नेशन लेने का काम गवर्नर करेगा। इनका टेन्योर भी 3 साल या 70 ईयर्स होता है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। इनका टेन्योर भी 3 साल और 70 साल होता है और इनकी जो सैलरी और अलाउंस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? तो वही 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आई थिंक पूरी पिक्चर समझ में आई होगी। ये हमारा मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन है, जैसा कि मैंने कहा पर्यावास भवन में है, भोपाल में है, और इसके चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन है, ठीक है। तो आपका टास्क यही है कि आपके राज्य में भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगा, तो उसके चेयरमैन का नाम ज़रा आप हमें कमेंट में देंगे। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना क्वेश्चन ऑफ द डे में कि 21 ए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, तो उसका आंसर भी आप हमें कमेंट में देंगे। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट में ज़रा दे दीजिएगा, सही आंसर भी मैं वहीं पे देख लूँगी और आपके राज्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मुझे मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश वालों, तो भी आप सर्च करोगे और कमेंट करोगे, भले ही मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे दी है फिर भी आप मुझे सर्च करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ और नई बॉडीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।